हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभात गुप्ता। आज हम कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स और उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सच एज नीट आईआईटी में पूछे जाते हैं और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं एनडीए वगैरह उनमें पूछे जाते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को, जैसे कि एक टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि एग्जाम में बहुत पूछी जाती है कि अगर हम किसी भी वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को L से 12 करते हैं, तो अगर मान लीजिए उसकी लेंथ L से 12 हो गई, यानी कि L की और लेंथ इंक्रीज कर दी हमने, तो उसके रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस आएंगे? तो रेजिस्टेंस विल बी न्यू रेजिस्टेंस विल बी रो L डैश अपॉन A डैश। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को डबल कर देंगे तो उसके एरिया में भी थोड़ी सी कमी आएगी, उस एरिया को हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, इनिशियली जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम बाद में भी उतना ही रहेगा क्योंकि वायर तो सेम ही रहता है। तो अगर हम उसके ओरिजिनल एरिया A लेंथ L लेते हैं, न्यू एरिया A डैश और न्यू लेंथ हो गई डबल टू बी 12। सो L से L कैंसिल हो गया, सो A डैश इज A/2। तो हमने यहाँ पर देखा कि एरिया में डिक्रीमेंट आया। जब एरिया में डिक्रीमेंट आया तो लेंथ में इंक्रीमेंट आया। ये दोनों ही फैक्टर्स रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, एरिया में कमी और लेंथ में बढ़ोतरी। तो यहाँ पर अगर हम उसको लगाएं तो ये हमारा 2L और ये A/2 और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 स्क्वायर R। ये रिजल्ट्स अगर हम थ्राइस अगर हम लेंथ को स्ट्रेच कर दें उसके लिए लगाते हैं तो हमारा 3 स्क्वायर अपॉन R आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 3L हो जाएगा, एरिया विल बी न्यू एरिया विल बी A/3। तो हम इसको एक जनरलाइज्ड फार्मूला बना सकते हैं एंड दैट विल बी n स्क्वायर R। तो अगर हमें विद इन 10 सेकंड 20 सेकंड इसका आंसर निकालना है तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं n स्क्वायर R। तो 3 टाइम्स कर लिया तो रेजिस्टेंस आपका 9R हो जाएगा, यानी कि 9R हो जाएगा। अब यहाँ पर तो रहा हमने लेंथ इंक्रीज कर दी, अगर हम लेंथ को डिक्रीज कर दें कंप्रेस करके तो जाहिर सी बात है इसका एरिया बढ़ जाएगा। लेंथ हो गई आपकी L/2, तो न्यू रेजिस्टेंस, तो क्या ये फार्मूला काम करेगा कि नहीं करेगा? तो एग्जैक्टली ये फार्मूला काम करेगा। वहां पर लेंथ आपकी कितनी हो गई? हाफ। तो यहाँ पर आप n की जगह पर हाफ लगा सकते हैं, सो इट विल बी हाफ स्क्वायर R। तो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा R/4। यहाँ पर नोटिसेबल बात यह है कि लेंथ को आधा किया, ये भी रेजिस्टेंस को कम करता है। एरिया बढ़ जाएगा, एरिया का बढ़ना भी हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करता है, तो हमारा रेजिस्टेंस ओवरऑल कम हो जाता है, दैट विल बी R/4। ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चंस तो ऑलरेडी आ भी चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस इस टाइप से आते हैं इसी पर बेस्ड कि अगर हमने लेंथ में 100% का चेंज किया है, लेंथ में 100% का इंक्रीमेंट किया है, तो हमारे रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीमेंट आएगा? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ेगी और रेजिस्टेंस में चेंज निकाल सकते हैं। तो देखिए, रेजिस्टेंस में चेंज डेल्टा R/R इनटू 100। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर लेंथ को L से 2L कर दिया गया, यानी कि चेंज कितना हो गया? 100%। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? 4R। तो चलिए 4R माइनस R, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया इनटू 100 एंड दिस विल बी 300%। तो अगर हम 100% लेंथ में चेंज करते हैं तो 300% रेजिस्टेंस में चेंज आता है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम ये जनरल प्रोसेस है, ऐसे हम किसी भी जगह पर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए लेंथ में अगर बहुत स्मॉल चेंज आए, जैसे कि कोई क्वेश्चन ये कहता है कि अगर हमारा लेंथ में चेंज जो है वो 0.5% है, ठीक है ना, 0.5% ऑफ है, अगर इतना चेंज हुआ तो हम यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेट फार्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए, R डैश इज इक्वल्स टू रो L डैश अपॉन A डैश। जाहिर सी बात है लेंथ में चेंज हुआ, एरिया में चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पर इसको L डैश से एक बार और मल्टीप्लाई करूं तो L डैश से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो रो ये क्या हो गया हमारा
एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम तो चेंज होता नहीं है, तो यहाँ पर ये हो गया L डैश स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस के चेंज को निकालें तो बहुत आराम से इसके चेंज को निकाला जा सकता है, डेल्टा R डैश ओवर R। एंड रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर नहीं डिपेंड करती है, वॉल्यूम टोटल सेम ही रहेगा, चाहे स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, वायर का वॉल्यूम तो उतना ही रहता है। तो यहाँ पर जो चेंज आएगा तो डेल्टा L डैश ओवर L डैश। ओके, सो अगर आपने 0.5% लेंथ में चेंज किया है तो यहाँ पर लगा सकते हैं, और उसको लगाने के बाद आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी, और ये रेजिस्टेंस में जो चेंज आया परसेंटेज चेंज दैट इज 1%। तो ये स्मॉल चेंज के लिए ये फार्मूला बहुत जल्दी वर्क करता है, तो विद 10-20 सेकंड आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हो अगर स्मॉल चेंज है, फॉर स्मॉल चेंज, ठीक है। और अगर लार्ज चेंज है तो आपके पास कोई भी ऑप्शन बचता नहीं है, यू विल यूज दिस फार्मूला, और इस फार्मूले को यूज करके ही आप इसे निकाल सकते हो। ये अप्रोक्सीमेट फार्मूला है, डिफरेंशिएशन टेक्निक से निकला है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ एक कैटेगरी ये हो गई रेजिस्टेंस की, इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी पूछे गए हैं और कुछ इस पे बेस्ड आगे भी बन सकते हैं। तो अब दूसरी कैटेगरी होती है हमारी रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, RT = R0 1 + अल्फा डेल्टा T। Here अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब इस पर कैटेगरी किस तरह की क्वेश्चन बनती है, सीधी सीधी कि डेल्टा T ये है, अल्फा ये है, रेजिस्टेंस में क्या कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना डिक्रीमेंट हुआ, इस टाइप के क्वेश्चंस तो बोर्ड में आते ही हैं। लेकिन कंपटीशन में थोड़ा सा अजीब से अलग से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन एक बार पूछा गया है जेईई मेंस में भी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर और सेमीकंडक्टर दोनों के रेजिस्टेंस में क्या चेंज आते हैं। तो चलिए उसके चेंजेस में तो डायरेक्ट आंसर पता करें उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में टेम्परेचर कोएफिशिएंट किस तरीके से वर्क करता है। तो जरा देखिए, अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है, ये नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर के लिए, और कंडक्टर के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव फॉर कंडक्टर। अब यहाँ पर ये बात आ जाएगी आपकी कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो जरा देखिए टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो R0 1 + अल्फा डेल्टा T में तो पॉजिटिव चेंज आया है, तो अगर ये पॉजिटिव चेंज आया है तो अल्फा जो कि पॉजिटिव है तो 1 + समथिंग, तो इसकी वैल्यू तो हमेशा इंक्रीज करेगी। तो रिजल्ट निकला कि टेम्परेचर बढ़ने पर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ओके, अगर ये सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव है तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो डेल्टा T पॉजिटिव बट अल्फा इज नेगेटिव, तो पूरी वैल्यू तो अल्फा डेल्टा T नेगेटिव हो गई, तो वन में से कुछ वैल्यू उसको सब्ट्रैक्ट भी तो हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। ओके, तो देखिए कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस भी इस पर बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई आपसे ये कहता है कि ये टेम्परेचर है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस का ग्राफ है, ठीक, और बताइए भाई किस मटेरियल के लिए होगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये कंडक्टर हो सकता है। ओके, एक और भी है जहां पर ये ग्राफ लीनियरली वेरी कर जाता है, तो वहां पर ये हम इसे एलॉय कह देते हैं। एलॉय में ये चीजें लीनियरली इंक्रीज होती हैं, जैसे कि नाइक्रोम हम छोटे छोटे रेजिस्टेंस बनाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी 60 टाइम्स ज्यादा होती है कॉपर के कंपैरिजन में, इसलिए हम जो है क्या कहते हैं नाइक्रो और इसके ही एलॉय यूज करते हैं रेजिस्टेंस को बनाने के लिए। तो ये टेम्परेचर के साथ लीनियर वेरिएशन दिखाता है। इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है टेम्परेचर के बढ़ाने पर, तो ये हमारा सेमीकंडक्टर हो गया। तो क्वेश्चंस किसी भी टाइप के बन सकते हैं, ग्राफिकल भी और सीधे न्यूमेरिकल भी।
तो न्यूमेरिकल के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इस तरीके से बन जाते हैं ना। एक कैटेगरी इस टाइप की बनती है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ मैकेनिज्म ऑफ कंडक्टर्स पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे देखिए एक बार जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आया था कि हमारे पास एक रिलेशन दिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपसे कुछ ग्राफ दिए गए हैं, जैसे कि एक ग्राफ इस तरह से दिया था वोल्टेज और करंट के बीच में, है ना, ये ग्राफ था। एक ग्राफ कुछ इस तरीके से था आई बी, ए ग्राफ बी ग्राफ, एक ग्राफ ये था हमारा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक ग्राफ कुछ ऐसा था बी और आई के साथ, और वो ग्राफ कुछ ऐसा था। तो अब देखना ये है कि ये इनमें से कौन सा ग्राफ उस मटेरियल के लिए वैलिड होगा। तो हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इज इक्वल्स टू ए बी डी एन ई, ये फार्मूला होता है। तो I तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई BD के, तो हम कह सकते हैं BD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, E is equals to minus dV over dr। उस फार्मूले से हम बोल सकते हैं कि E is directly proportional to the applied voltage। अगर इन दोनों को यूज किया जाए तो हमारे पास I is directly proportional to root of V, ये मिल गई हमें। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि I square is directly proportional to V। This is the relation that holds for only for parabola। तो देखिए यहाँ पर कोई पैराबोला का ग्राफ बन रहा है, तो पैराबोला का ग्राफ है B। तो इस तरह से इस मटेरियल के लिए I और B का ग्राफ जो होल्ड करेगा दैट विल बी लाइक दिस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कुछ क्वेश्चन हमारे पास इस तरह भी होते हैं, जैसे कि मीटर बेस्ड क्वेश्चंस भी हमारे पास होते हैं जो कि एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। मीटर ब्रिज बेसिकली होल्ड करता है, बेसिकली फॉलो करता है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल में नल कंडीशन आती है तब हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर जरा हम देख सकते हैं कि हमारे पास इस व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास दो एल टाइप की स्ट्रिप्स होती हैं, ये वन हो गई, ये हमारी दूसरी ये आई टाइप की स्ट्रिप है, और ये तीसरी हमारी एल टाइप की स्ट्रिप, जिसमें हमारा 1 मीटर का वायर लगा हुआ होता है, जिसको हम 100 सेंटीमीटर भी बोल देते हैं, इसी वजह से इसको मीटर ब्रिज बोला गया है। यहाँ पर हमने ये अपनी सप्लाई लगा दी, ये रेजिस्टेंस R लगाया गया है यहाँ पर, और ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लगाया गया है। स्टैंडर्ड मतलब जो कि चेंज नहीं होता है, स्टैंडर्ड बोला गया जिसकी वजह से यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर लगाया गया हमारा। दिस इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी का कनेक्शन किया गया है, ठीक। ये हमारा वायर ए बी है, ये अप्लाइड वोल्टेज है ना, ई वोल्टेज होगी यहाँ पर, ठीक है। नाउ जॉकी स्लाइड्स ऑन दिस वायर ए बी टिल we get the zero current in the galvanometer. If we get the zero current in the galvanometer, we can say the null deflection is achieved. Okay. Now, in first case, AJ is 25 centimeter. Then the null deflection has been achieved. Okay. Now, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया गया है। R जो रेजिस्टेंस है, इसकी जो लेंथ है वो हाफ कर दी गई है, और इसका जो डायमीटर है वो भी हाफ कर दिया गया। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि डायमीटर हाफ करने पे और लेंथ हाफ करने पे, ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमें, और नया रेजिस्टेंस क्या होगा, रो L/2। डायमीटर हाफ करने पर उसका जो एरिया हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एरिया इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो एरिया हाफ हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो ये 2r हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट केस में अगर हम यूज करते हैं अपनी
मीटर ब्रिज की कंडीशन, ब्रिज बैलेंसिंग की कंडीशन, तो उसमें ये हमारा फार्मूला होता है P अपॉन Q इक्वल्स टू R बाई S। और इसको अगर हम लगाएं तो R बाई S को ऐसे रहने दीजिए और P हमारा ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये Q हमारा ये दूसरा वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये जो लेंथ है हमारी रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 25 और ये जो बची है ये हमारी 75। तो पहले केस में R अपॉन S की वैल्यू निकल के आ जाती है 1/3। अब हमें बस थोड़ा सी और करना है इसमें कि अब क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि बताइए कि अगर हमने रेजिस्टेंस जो R है उसकी लेंथ को आधा किया और डायमीटर को भी आधा किया, तो बताइए कि जॉकी किस पोजीशन पर आकर नल पोजीशन शो करेगा। तो ना पोजीशन तो चेंज होगी क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हुई है, ब्रिज अनबैलेंस हो गया। तो अब उस केस में हम दोबारा से नई पोजीशन निकालने के लिए अगर वही कंडीशन अप्लाई करें, है ना, तो हमारा P की जगह पे हम नई लेंथ ले लेते हैं, मान लीजिए वो है L डैश और जो Q की जो पोजीशन होगी वो 100 माइनस L डैश हो जाएगी और रेजिस्टेंस हमारा R की जगह 2R हो गया क्योंकि उसका डायमीटर हाफ हो गया, लेंथ हाफ हो गई, 2R ओवर S। R अपॉन S जो हमने निकाला 1/3 ये हम पर लगा सकते हैं और इट विल बी 2/3 और यहां से अगर हम ये L डैश की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाती है हमारी 40 सेंटीमीटर। तो दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ जॉकी जो कि हमारा रेजिस्टेंस को डबल करने पर मिलता है। थैंक यू।